सफर की ठोकरें ही मंजिल का पता देती है, ना रुक ए मुसाफिर इन महीन मुश्किलों से, क्योंकि शौर्य के कदमों में ही सफलता सर झुकाती है। भारतीय रेलवे दे रही है आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने का एक सुनहरा मौका। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे छात्रों के सिलेक्शन को 100% श्योर करने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है श्योर सिलेक्शन बैच, जिसमें आपकी तैयारी को एकदम दमदार तरीके से कराया जाएगा। तो बिना देरी किए अभी ज्वाइन करें एसएससी मेकर का श्योर सिलेक्शन बैच मात्र 350 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पे कॉल करें। हेलो, नमस्कार बच्चों, नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं दुष्यंत सागर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मेकर पर। तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। भाई कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आप लोग आ जाइए, फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को समझते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई? तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। जल्दी से आप लोग आ जाओ और सभी बच्चे क्या करेंगे, क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। ठीक है? उन सभी साथियों तक ये क्लास पहुंचा देंगे जो हमारे साथ क्या करते हैं, डेली क्लास अटेंड करते हैं और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है भाई? आ जाओ, फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है? देखो, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, ये जो आपकी क्लास होती है डेली होती है सुबह 7 बजे। ठीक है? ये जो आपकी क्लास होती है डेली होती है सुबह 7 बजे। ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं इस क्लास में मेरे भाई, इस क्लास में हम लोग जीके जीएस के वो क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 2018 से लेकर 2022 के बीच जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस के, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई? और इनका सबका क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो जो आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इस क्लास में, वो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम्स में फंसेंगे बिल्कुल। ठीक है भाई? आएंगे। चलो जी, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट हैं जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी के लिए बहुत अच्छा बैच चलाया गया है। कौन सा? श्योर सिलेक्शन बैच। जो श्योर सिलेक्शन बैच है मेरे भाई, इसकी फीस है मात्र 350 रुपए। कितनी? मात्र 350 रुपए। तो 350 रुपए में आप लोग इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं और ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है भाई? है ना? बहुत अच्छा कोर्स है, इसको आप लोग परचेस कर सकते हैं। यदि आप लोगों में से जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी की, तो आपके लिए बहुत अच्छा बैच चलाया गया है। कौन सा मेरे भाई? तेजस बैच चलाया गया है। ठीक है? इसकी जो फीस है वो कितनी है मेरे भाई? 499 इसकी फीस है, मात्र 499। 499 फीस के साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, तेजस बैच के साथ जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है भाई? चलो जी, तो हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है, इसका आप लोग क्या कीजिए, आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर कैसे करना है, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है भाई, उसके बाद आपको लगता है कि हमारा ए ऑप्शन सही है, तो 1 का आंसर आप लोग 1 ए कीजिए। यदि आपको लगता है कि हमारा बी ऑप्शन सही है, तो 1 का आंसर आप लोग 1 बी कीजिए। यदि आपको लगता है कि हमारा सी ऑप्शन सही है, तो 1 का आंसर आप लोग 1 सी कीजिए। और यदि आपको लगता है कि हमारा डी ऑप्शन सही है, तो 1 का आंसर आप लोग क्या कर दो भैया, 1 डी कर दो। इस प्रकार से आपको क्या करना है, आंसर करना है सभी बच्चों को। ठीक है? तो कह रहा है, ध्यान देना जरा, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए आप लोग, बदरुद्दीन तैयब या जॉर्ज ह्यूले, दादा भाई नौरोजी या व्योमेश चंद बनर्जी, या फिर कौन हो जाएंगे, व्योमेश चंद बनर्जी हो जाएंगे। बताइए भाई फटाफट से। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कांग्रेस क्या है। कांग्रेस क्या है मेरे भाई? कांग्रेस हमारे भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस हमारे भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर को। कब? 28 दिसंबर 1885 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। कहां पे? बंबई में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पे? बंबई में मेरे भाई इसकी स्थापना की गई थी। और जब स्थापना की गई थी तो टोटल कितने लोग इकट्ठे हुए थे भैया? बंबई में 72 लोग इकट्ठे हुए थे, जिनमें से सबसे बूढ़ा व्यक्ति था डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी को क्या बनाया गया था, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था मेरे भाई व्योमेश चंद्र बनर्जी। समझ गए? और ये जो बैठक हुई थी या मीटिंग हुई थी, ये गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में ये मीटिंग हुई थी। इसका नाम भी पूछा जाता है विद्यालय का। ठीक है भाई? तो ये हमारी कांग्रेस की भैया सबसे बड़ी पार्टी हो गई, जो आज भी क्या है, चल रही है कांग्रेस पार्टी। ठीक है? अब कह रहा है इसके पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? पहले अंग्रेज अध्यक्ष, तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष बनाए गए थे जॉर्ज ह्यूले बनाए गए थे। कौन? जॉर्ज ह्यूले। और इनको इलाहाबाद अधिवेशन में, इलाहाबाद
वाद अधिवेशन में चुना गया था और इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था 1888 में। कब हुआ था? 1888 में आपका इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था और इसमें जॉर्ज यूले को अध्यक्ष चुना गया था, क्योंकि कांग्रेस में यह कहा गया था ना कि कांग्रेस का हर साल एक नया अध्यक्ष बनेगा और कांग्रेस की हर साल क्या होगी? एक बैठक होगी यानी मीटिंग होगी। क्लियर बात है, उसी को अधिवेशन कहा गया है। दिस इज क्लियर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ऐसा क्या पोषक तत्व है जिसका सर्वप्रथम मुंह में पाचन हो जाता है? ऐसा क्या है जिसका सबसे पहले मुंह में पाचन हो जाता है? बताइए आप लोग, मुंह में सबसे पहले किस चीज का पाचन होता है? तो प्रोटीन का पाचन होता है, या कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, या वसा का पाचन होता है, या फिर विटामिन का पाचन होता है? तो आप कहोगे भैया क्वेश्चन पूछा जाता है पाचन कहां से शुरू होता है? पाचन कहां से शुरू होता है? तो आप कहोगे मुख से शुरू होता है। कहां से? मुख से शुरू होता है, यानी जो मुंह होता है। आप इतनी बड़ी बड़ी रोटियां मुंह से ही तो खाते हो। जब मुंह से खाते हो, मुंह में डालते हो तो उसको चबाते हो, अच्छे से चबाते हो तो फिर खाते हो कि नहीं खाते हो? तो मुंह से ही क्या हो जाता है? भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। समझ गए आप लोग बात को? अब कह रहा है कि मुंह में किस चीज का जल्दी पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा मेरे भाई बी ऑप्शन आ जाएगा। क्या? बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा। ये देखो, गुड़ किसका मुख्य सोर्स है? गुड़ किसका क्या है? मुख्य स्रोत है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। बताइए, क्या गुड़ में प्रोटीन पाया जाता है? क्या गुड़ में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? क्या गुड़ में वसा पाई जाती है? क्या गुड़ में चीनी पाई जाती है? चीनी चीज अलग है, गुड़ एक अलग है। गुड़ में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। गुड़ में क्या पाया जाता है मेरे भाई? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दिस इज क्लियर। समझ गए आप लोग बात को? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखो, इसका आंसर कीजिए आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित करने वाला जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वो कौन था? मैकलम था। और इसने कब पराजित किया था? 1818 में पराजित किया था। दिस इज क्लियर। आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। समझ गए आप लोग बात को? क्लियर है? ये हो जाएगा मैकलम। ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। कीजिए इसका आंसर सभी बच्चे। सभी बच्चे इसका आंसर बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत में खास रेटिंग को कौन विनियमित करता है? भारत में खास रेटिंग को कौन विनियमित करता है? पीएनबी करता है, या आरबीआई करता है, या सेबी करता है, या एसबीआई करता है? तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए पीएनबी क्या है। एक बैंक है जिसकी स्थापना हुई थी कब? 1894 में। 1894 में हुई थी। और इसके मुख्य सहकर्ता या किसके द्वारा पीएनबी की स्थापना की गई थी? तो लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय वो व्यक्ति थे जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की क्या की थी स्थापना की थी। आरबीआई क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है। एसबीआई क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेबी क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये एक ऐसा हमारा निकाय हो जाएगा भारत का, या भारत की एक ऐसी संस्था हो जाएगी जो क्या करती है? जो शेयर मार्केट का काम देखती है। क्या करती है? शेयर मार्केट का काम देखती है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आप कहेंगे भैया इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। इसकी स्थापना की गई थी 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसको सरकारी मान्यता कब दी गई थी? इसकी सरकारी मान्यता कब दी गई थी? तो भैया 1992 में इसको सरकारी मान्यता दी गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे बनाया गया था? तो भैया मुंबई में। कहां पे? मुंबई में, ठीक है। मुंबई में इसका क्या बनाया गया था? हेडक्वार्टर बनाया गया था। तो सही उत्तर आ जाएगा सेबी। क्लियर है? समझ गए आप लोग? ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि सेना को समर्पित भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? सेना को समर्पित भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? बताइए आप लोग। सेना को समर्पित भारत का प्रथम उपग्रह हो जाएगा GSAT-7, जो सेना को समर्पित किया गया था। क्लियर है भाई? GSAT-7 जो 2013 में लॉन्च किया गया था। कब? 2013 में लॉन्च किया गया था। यही सेना को समर्पित हमारा क्या हो जाएगा? प्रथम उपग्रह हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। यह भारत का प्रथम उपग्रह हो जाएगा, प्रथम, जो 1975 में लॉन्च हुआ था। कब? 1975 में लॉन्च हुआ था। दिस इज क्लियर। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए विश्व का पहला उपग्रह कौन सा हो जाएगा?
विश्व का पहला उपग्रह कौन सा लॉन्च हुआ था? तो वो उस स्पुतनिक फर्स्ट हो जाएगा, जिसको 1957 में लॉन्च किया गया था। किसने किया था? रूस देश ने लॉन्च किया था। किसने? रूस देश ने लॉन्च किया था। तो विश्व का प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट हो जाएगा। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट हो जाएगा। लेकिन सेना को समर्पित भारत का प्रथम उपग्रह तो वो हो जाएगा GSAT-7। आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। ये देखो, करो इसका आंसर। चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था? बताओ। यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था, चंद्रयान सेकंड कब लॉन्च हुआ था और चंद्रयान थर्ड कब लॉन्च हुआ था। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो बताइए आप लोग, चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था? तो चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था? ये आपका 22 अक्टूबर 2008 में चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था। 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान सेकंड लॉन्च हुआ था। चंद्रयान थर्ड कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई और 2023 में चंद्रयान थर्ड लॉन्च हुआ था। समझ गए आप लोग बात को? तो आंसर क्या आ जाएगा? चंद्रयान 2 का हमसे पूछा गया है, तो आंसर आप लोग बी लगा दो। क्या लगाओ भैया? बी आंसर लगा दो। क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो ये सभी पॉइंट आप लोग क्या करते चलिए मेरे भाई? नोट करते चलिए। ये देखो, इसका आंसर कीजिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप कहोगे भैया जो राज्यसभा होता है ये क्या है? ये एक स्थायी सदन है, और यदि हमें इसका सदस्य बनना है तो हमारी न्यूनतम एज होनी चाहिए कितनी? 30 साल होनी चाहिए। कितनी? 30 साल होनी चाहिए। समझना आप मेरी बात को। आप यदि आपको क्या बनना है? यदि आपको पीएम बनना है, पीएम। यदि आपको सीएम बनना है, सीएम। यदि आपको लोकसभा सदस्य बनना है, लोकसभा सदस्य बनना है। यदि आपको लोकसभा अध्यक्ष बनना है, लोकसभा हेड बनना है। ठीक है। यदि आपको विधानसभा सदस्य बनना है, विधानसभा सदस्य बनना है, तो इन सब के लिए एज आपकी कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर। कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर। यदि आपको ये सब बनना है तो आपकी एज होनी चाहिए 25 साल। ठीक है। यदि आपको क्या बनना है? राष्ट्रपति बनना है, राष्ट्रपति बनना है। यदि आपको उपराष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है। यदि आपको राज्यपाल बनना है, राज्यपाल बनना चाहते हैं, तो आपकी एज होनी चाहिए कितनी? 35 ईयर, यानी 35 साल होनी चाहिए। लेकिन आप राज्यसभा के केवल सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी एज होनी चाहिए कितनी? 30 साल। क्लियर है? समझ गए आप लोग बात को? बहुत बढ़िया। तो ये सभी पॉइंट आपके याद होने चाहिए, आपको नोट होने चाहिए, तभी आपको याद हो पाएंगे ये पॉइंट। ठीक है। इसका आंसर कीजिए आप लोग। कह रहा है कि प्रधान घाटा किसके बराबर होता है? प्रधान घाटा बराबर होता है राजस्व घाटा माइनस ब्याज अदायगी। तो आंसर आ जाएगा आपका ए आंसर। क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी या संसद में पारित एक अधिनियम की उद्घोषणा करने की जो शक्ति है वह किसे प्रदान की गई है? बताओ। यानी अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्रदान की गई है वो किसको की गई है? तो भारत के राष्ट्रपति को की गई है, या भारत के प्रधानमंत्री को की गई है, या राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री को की गई थी, या फिर आपका भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश को की गई है? बताओ जल्दी से आप लोग इसका आंसर। ठीक है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे? इसका आंसर बताएंगे। अनुच्छेद 123 के अनुसार क्या किया जा सकता है? अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अध्यादेश जारी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ठीक है। और ये कौन जारी करता है? भारत का राष्ट्रपति जारी करता है। ठीक है। किसके आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 123 के अनुसार। ठीक है भाई। आर्टिकल 213 के अनुसार कौन अध्यादेश जारी करता है? अध्यादेश कौन जारी करता है? राज्यपाल जारी करता है। राज्यपाल जारी करता है। ठीक है। जब हमारे भारत देश में राज्यपाल और राष्ट्रपति नहीं होते थे तो वायसराय होते थे। जब हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन था उस टाइम पे अध्यादेश जारी कौन करता था? वायसराय जारी करता था। तो किस एक्ट के अकॉर्डिंग वायसराय अध्यादेश जारी करता था? 1861 एक्ट के अकॉर्डिंग। 1861 का जो एक्ट आया था उसमें भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की क्या दी गई थी? पावर दी गई थी। समझ गए मेरी बात को? तो आंसर क्या लगा दोगे आप लोग? ए आंसर लगा दोगे। ठीक है। इसका आंसर कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में इंगित किया गया है? बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर बताइए आप लोग सभी लोग।
फटाफट से सभी बच्चे आंसर बताइए। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को किस भाग में इंगित किया गया है? भाग 1। हमारे भारत का संविधान का जो भाग 1 है वो कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है भाई, भारत राज्यों का क्या है? संघ है। और भाग 2 क्या है? भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया। नागरिकता का वर्णन किया गया है। भाग 3 में क्या दिया गया है? फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार। और भाग 4 में क्या किया गया है? डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। आंसर क्या लगा देंगे आप लोग? डी आंसर लगा देंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डीपीएसपी का वर्णन या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन भारत के संविधान के किस भाग में है? तो आप बताएंगे भाग 4 में है। ठीक है भाई, जो डीपीएसपी हैं वो कहां के संविधान से लिए गए थे? तो वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। कहां से? आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। अगला क्वेश्चन, ये देखो 10वां क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का एक प्रसिद्ध कवि जिसे हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से नवाजा गया है वह कौन है? बताओ। हिंदुस्तान का तोता, तो एक व्यक्ति है जिसने दिल्ली सल्तनत में क्या किया है? शासन किया है, जिसका नाम हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जो मेरे भाई 1296 में राजा बन गया था और 1316 तक राजा रहा था। इसने एक व्यक्ति को हिंदुस्तान का तोता की उपाधि दी थी और वो व्यक्ति हो जाएगा अमीर खुसरो। समझ गए? आंसर आ जाएगा अमीर खुसरो। कहां है? डी ऑप्शन। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के पटियाली में। तो अमीर खुसरो को हम लोग क्या बोलते हैं? तोताए हिंद के नाम से जानते हैं, यानी पैरट ऑफ इंडिया, यानी हिंदुस्तान का तोता। क्लियर है भाई? बिल्कुल सही है। तो जिसका भी आंसर डी आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अमीर खुसरो ने ही क्या किया था? तबले का आविष्कार किया था। तबला का आविष्कार किया था। सितार का आविष्कार किया था। सितार का आविष्कार किया था। ठीक है भाई, मुकरी का आविष्कार किया था। मुकरी का आविष्कार किया था। और मेरे भाई ध्यान देना जरा, खड़ी बोली का आविष्कार। खड़ी बोली का जो जनक माना जाता है वो किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। खड़ी बोली का जो जनक माना जाता है वो किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को ही माना जाता है। अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वो क्या हैं? हालत-ए कन्हैया, नजराना-ए हिंद, खलिकवारी, आशिका, ये सब क्या हैं? इसकी रचनाएं हैं। ठीक है भाई, ये सब क्या हैं? इसकी रचनाएं हैं। अलवरूनी किसके साथ आया था मेरे भाई? ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। और इब्न बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कब? 1333 में। 1333 में भारत आया था मेरे भाई, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर आपका डी आ जाएगा। शाबाश, जिसका भी डी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, हम भारत के लोग इस वाक्य से क्या शुरू होता है? बताइए आप लोग। हम भारत के लोग इस वाक्य से क्या शुरू होता है? हम भारत के लोग इस वाक्य से क्या शुरू होता है? तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, नेहरू रिपोर्ट, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या फर्स्ट 5 ईयर प्लान, या फिर क्या हो जाएगा? फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो आप कहोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी जो भारत का संविधान है वो किससे शुरू होता है? हम भारत के लोग से शुरू होता है। ठीक है, और भारत का जो संविधान है उसका जो पहला पेज है उसमें क्या लिखा है? उसमें भैया प्रस्तावना लिखी है। प्रस्तावना लिखी है। और प्रस्तावना कहां से शुरू होती है? हम भारत के लोग। ये जो वाक्य है, ये कहां से लिया गया है? ये यूएनओ के चार्टर से लिया गया है। कहां से? यूएनओ के चार्टर से लिया गया है। प्रस्तावना को संविधान में कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर 1949 में प्रस्तावना को संविधान में अपनाया गया था मेरे भाई। ठीक है, इसी प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है और इसी प्रस्तावना को संविधान की उद्देशिका कहा जाता है। ठीक है, पहले तो हमारे भारत के सदस्य जो थे वो प्रस्तावना को संविधान का अंग ही नहीं मान रहे थे, लेकिन 1973 में केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य आया। जब केस आया उसमें 13 जजों की एक मीटिंग बैठी। 13 जजों में से 7 जजों ने कहा कि नहीं, जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग है, और 6 लोगों ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन 7 ने कहा है। तो किसकी बात मानी जाएगी?
जिसकी संख्या ज्यादा है, यानी 7 लोगों की बात मानी जाएगी। तब से प्रस्तावना को संविधान का क्या माना जाता है? अंग माना जाता है। समझ गए आप लोग बात को? फिर प्रस्तावना में एक बार क्या किया गया था? संशोधन भी किया गया था। बहुत बढ़िया जी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी ऑप्शन आ जाएगा। प्रस्तावना ये आपकी हो जाएगी प्रस्तावना। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय दिया गया है? न्याय कितने प्रकार का दिया गया है? तो आप कहोगे भैया प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय दिया गया है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो आप कहेंगे मेरे भाई प्रस्तावना में 4 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कितने प्रकार की समानता दी गई है? तो भैया समानता कितने प्रकार की दी गई है? समानता, तो आप कहोगे भैया 2 प्रकार की समानता दी गई है। इस प्रकार से चीजों को याद रखना है। समझ गया आप लोग बात को? ये प्रस्तावना है। ये देखो, चटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था? बताइए आप लोग। चटगांव जो षड्यंत्र है ये कहां पे हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश में क्या हुआ था? चटगांव षड्यंत्र हुआ था। और ये कब हुआ था? 1931 में हुआ था चटगांव षड्यंत्र। 1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था चटगांव षड्यंत्र। लेकिन 1931 में पूरे के पूरे चटगांव पर क्या कर लिया गया था? अधिकार कर लिया गया था। ठीक है भाई, तो आंसर आ जाएगा आपका। इसका जो नेतृत्व किया था वो सूर्यसेन ने किया था। किसने? सूर्यसेन ने किया था। ये हो जाएंगे सूर्यसेन भाई साहब। ठीक है भाई, ये कौन हो जाएंगे? सूर्यसेन भाई साहब हो जाएंगे। दिस इज क्लियर? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। ये देखो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस खोज का श्रेय जाता है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1928 में किसकी खोज की थी मेरे भाई? इन्होंने 1928 में पेनिसिलिन की खोज की थी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ये हो जाएगा पेनिसिलिन दवा। ये पेनिसिलिन दवा एक ऐसी दवा है जो बुखार, सर दर्द, हाथ दर्द, पैर दर्द, हर चीज में काम करती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रामबाण औषधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामबाण औषधि कहा जाता है। तो पेनिसिलिन की खोज की थी। आंसर आपका सी आ जाएगा। क्लियर है भाई? ये देखो, इसका आंसर करो। पेंसिलों में क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट पाया जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसका आंसर करो आप लोग। माइकल फैराडे किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? बताइए आप लोग फटाफट से। माइकल फैराडे किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? शाबाश, है ना? तो सभी बच्चे फटाफट से आंसर करेंगे कि माइकल फैराडे किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। माइकल फैराडे किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? तो माइकल फैराडे नाभिकीय भट्टियों के लिए जाने जाते हैं, क्वांटम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए जाने जाते हैं, या गुरुत्वाकर्षण के लिए जाने जाते हैं? तो मेरे भाई जो माइकल फैराडे है, इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित क्या दिए थे? नियम दिए थे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। दिस इज क्लियर? समझ गए आप लोग बात को? चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। एक्स किरणों के आविष्कारक हैं। व्हाट इज द, बताओ जल्दी से आप लोग। व्हाट इज द इन्वेंटर्स ऑफ एक्स रेज? है ना? हाँ, बताइए। तो एक्स किरणें, ये आपकी एक्स किरणें होती हैं। जैसे आप कभी एक्सरा वैक्सरा करवाते हो तो वही आपकी एक्स किरणें होती हैं। और एक्स किरणों की जो खोज करता है या जो आविष्कारक हैं वो कौन हो जाएंगे? डब्ल्यू रोंजन हो जाएंगे। इन्होंने 1895 में क्या किया था? एक्सरे किरणों की खोज की थी। इसीलिए इसी खोज के लिए इनको क्या मिला था? 1901 में क्या मिला था? प्रथम नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था मेरे भाई? प्रथम नोबेल प्राइज मिला था। ये भी आपको क्या करना है? नोट करना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला नोबेल किसको दिया गया था? तो डब्ल्यू रोंजन को दिया गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1895 में किसकी खोज की थी? एक्सरे किरणों की खोज की थी। और दूसरी चीज ये है कि 1895 में ही नोबेल प्राइज की स्थापना हुई थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी। पुरस्कार की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ये भी आपको नोट करना है। किसने की थी? किसके माध्यम से की गई थी? तो अल्फ्रेड नोबेल के माध्यम से की गई थी। ठीक है भाई, अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था 1867 में। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नोबेल प्राइज कब दिए जाते हैं? तो आप कहोगे 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। कब? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, वितरित किए जाते हैं। शाबाश, बी ऑप्शन आपका आ जाएगा। ये देखो, अनुवांशिकता के नियम का आविष्कारक कौन है? व्हाट इज द, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दो जरा। और हाँ, लाइक और शेयर आपको करते चलना है। जितने भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो सभी लोग क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। ठीक है भाई? हाँ जी, कह रहा है कि अनुवांशिकता के नियम का आविष्कारक कौन है?
डब्ल्यू वॉटसन, चार्ल्स डार्विन, वैज्ञानिक जोहान्स या ग्रेगर जॉन मेंडल? तो आप कहोगे भैया ग्रेगर जॉन मेंडल एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने किसकी खोज की थी? अनुवांशिकता की खोज की थी। तो अनुवांशिकता का जनक किसे माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकता से संबंधित कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। एक था भैया प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, और दूसरा था पृथक्करण का नियम, और तीसरा क्या था? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीसरा क्या था? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था। ठीक है भाई, तो ये 3 नियम दिए थे। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए थे वो किस पर किए थे? मीठी मटर पर, मीठी मटर के पौधे पर किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी के जो लक्षण का प्रयोग किया था वो किस पौधे पर किया था, किस जीव जंतु पर किया था? तो आप कहेंगे मटर के पौधे पर किया था, है ना? किस पर? मटर के पौधे पर इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। क्लियर है? समझ गए बात को? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा। ये देखो, कह रहा है कि चलती बस में ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर अचानक गिर जाते हैं, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? आपने देखा होगा जब कभी आप बाइक पर बैठे हो, बाइक पे जो ड्राइवर होता है वो ब्रेक लगाता है, आप आगे की ओर झुक जाते हैं, इसका रीजन क्या है? जब आपने देखा होगा आप कभी बस में बैठे हो, कार में बैठे हो या ट्रेन में बैठे हो, जब कभी ब्रेक लगता है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन क्या है? जड़त्व, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण या फिर क्या है? भार है। तो इसका रीजन ये है जड़त्व। क्या है? जड़त्व। हम उसी स्थिति में क्या करते हैं, मतलब कंफर्टेबल होकर बैठे रहते हैं, और जैसे ही बस रुकेगी तो हम आगे की ओर झुक जाएंगे। ठीक है भाई, क्योंकि हम भी बस या ट्रेन के साथ क्या कर रहे होते हैं? गति कर रहे होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा। दिस इज क्लियर? बताओ जल्दी से आप लोग। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो जी, सबका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या अधूरी डुबोई जाती है तो उसके भार में होने वाली कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोई वस्तु द्रव पर तैरती रहती है, ये किसने बताया था? आर्किमिडीज ने ही तो बताया था मेरे भाई, आर्किमिडीज ने। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता का पिता या जनक कहा जाता है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको जैव विविधता का हम लोग क्या बोलते हैं? पिता बोलते हैं या जनक बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है भैया? लास्ट क्वेश्चन है, और यही क्या है? आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे? जरूर देंगे इसका आंसर कि क्या आ रहा है आपका आंसर। ठीक है भाई, और कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर कर देना। ठीक है भाई, तो आज हम लोग केवल 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, और कल से जो आपकी क्लास चलेगी वो बिंदास चलेगी, परफेक्ट चलेगी और धुआंधार चलेगी, टेंशन नहीं लेने की आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो एक बार सभी बच्चे क्या कर दो, जोरों से क्लास को शेयर कर दो सभी बच्चों के पास, ताकि वो भी हमारे साथ क्या कर सकें? तैयारी कर सकें भाई, और पढ़ सकें। ठीक है, तो कुछ पॉइंट हैं जो हम आपको बताएंगे। जैसे कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की, तो रेलवे ग्रुप डी के लिए हमारा बैच चलाया गया है, श्योर सिलेक्शन बैच। बहुत बढ़िया बैच है, मात्र 350 रुपए में मिल रहा है। आप लोग जाइए, एसएससी मेकर एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से आप लोग इसको परचेस कर पाएंगे। ठीक है, बाय द वे आपको कोई दिक्कत होती है कोर्स लेने में तो आप ये जो नंबर है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपकी सारी समस्या सॉल्व की जाएगी। ठीक है, नंबर इसको आप लोग नोट कर लो भैया, ये नंबर आपके फोन में होना चाहिए, 70 80 10 85 55, 70 80 10 85 55। इस नंबर पे आप लोग कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। पेमेंट नहीं हो रहा है, कोर्स नहीं चल रहा है, क्लासेस नहीं चल रही हैं, एनीवे जो भी दिक्कत आ रही है आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है भाई, और जो बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा बैच चलाया गया है हमारा। कौन सा? तेजस बैच चलाया गया है। आप इस बैच के साथ भी क्या कर सकते हैं? कनेक्ट हो सकते हैं और जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है भाई, और किसी का कोई डाउट क्वेश्चन हो तो वो आप लोग क्या कर देना, ऑफलाइन में कमेंट करके बता देना। ठीक है भाई, है ना, ऑफलाइन में आप लोग कमेंट करके बता देना। चलो भाई, तो बकाया कल मिलेंगे सेम जगह सेम टाइम पर। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, लव यू ऑल, जय हिंद।